नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी एक ऐसी मासूम बच्ची की है जिसने सिर्फ 10 वर्ष की उम्र में एक ऐसा दर्द झेला जो कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, कहते हैं बचपन फूलों की तरह नाजुक होता है, लेकिन अगर उस पर जीवन की सर्द हवाएं चलने लगे तो वह मुरझा भी सकता है। वह भी बिना कुछ कहे। माता पिता के रूप में हम अपने बच्चों को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और महंगी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें वह सबसे जरूरी चीज देते हैं जो उनके जीवन को सुरक्षित बना सके, एक सीख दे सके? दोस्तों, हम यह भूल जाते हैं कि बच्चों को खिलौने नहीं भरोसा चाहिए, उन्हें हमारी निगरानी चाहिए, हमारी मौजूदगी चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए हमारा समय। एक मां बाप की छोटी सी लापरवाही बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए जब बच्चा खामोश हो तो उसकी चुप्पी को समझने की कोशिश कीजिए। जब वह डरे तो उसे डांटिए मत, उसे गले लगाइए और सबसे जरूरी बात, उसके आसपास के लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कई बार खतरा पराया नहीं होता, वह अपना ही कोई होता है। आज की यह सच्ची कहानी एक बच्ची की है और यह हर उस माता पिता के लिए चेतावनी है जो यह सोचते हैं कि उनका बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि यह घटना आपको भीतर तक झकझोर सकती है और आपको जागरूक भी बना सकती है। यह कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं है, बल्कि पूरे समाज को आईना दिखाने वाली सच्चाई है। इस घटना को साझा किया है एक महिला चिकित्सक डॉ सीमा शर्मा ने। वह कहती हैं, मैंने अपने जीवन में कई गंभीर मरीज देखे, लेकिन जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रही हूं उसने मुझे भीतर तक हिला दिया। इसने मुझे ना केवल एक डॉक्टर बल्कि एक मां के रूप में भी पूरी तरह बदल दिया। खासकर अपनी बेटियों के प्रति मेरी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई। यह घटना सोमवार की सुबह की है। डॉ सीमा के क्लिनिक में एक घबराई हुई महिला पहुंची। उसके साथ एक 10 वर्ष की बच्ची थी। बच्ची की हालत देखकर डॉ सीमा कुछ पल के लिए सन्न रह गईं। बच्ची का पेट असामान्य रूप से बड़ा था। पहली नजर में लगा शायद कोई बीमारी होगी, लेकिन जब उन्होंने बच्ची की मां प्रीति की आंखों में देखा तो वहां आंसू थे। डॉ सीमा ने पूछा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? प्रीति हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। डॉक्टर को यह व्यवहार असामान्य लगा। जैसे ही प्रीति ने कांपते होठों से कहा, डॉक्टर, मेरी इज्जत बचा लीजिए। डॉक्टर ने तुरंत बच्ची परी की ओर ध्यान से देखा और सच्चाई सामने थी। वह बच्ची गर्भवती थी। डॉ सीमा को भी यकीन नहीं हुआ। इतनी छोटी बच्ची और ऐसा बोझ परी की मां अब गिड़गिड़ा रही थी कि यह बात किसी को न पता चले। डॉक्टर ने कहा, मुझे इसकी जांच करनी होगी, जानना होगा कितने महीने का गर्भ है, बच्चा ठीक है या नहीं, और यह सबसे जरूरी कि यह सब हुआ कैसे। क्या किसी ने इसके साथ जबरदस्ती की है? प्रीति बोली, मैम, मुझे कुछ नहीं पता, आप खुद इससे पूछ लीजिए, इसने तो हमें बदनाम कर दिया है। वह अपनी बच्ची को घृणा से देख रही थी और डॉ सीमा से कहने लगी, अगर इसके पिता को पता चल गया तो वह इसे जिंदा गाड़ देंगे। यह सुनकर डॉक्टर स्तब्ध रह गईं। एक मां जो ढाल बननी चाहिए, वह डर और समाज के डर से अपनी बेटी को मिटा देने की बात कर रही थी। डॉक्टर ने पूछा, इतना बड़ा पेट हो गया और आपके पति को अब तक पता नहीं चला? प्रीति ने कहा, उन्हें लगता है कि इसके पेट में पानी भर गया है या कोई इंफेक्शन है। वह खुद को सही ठहराने लगी। बोली, हमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे माहौल में पाला है, वह मासूम है। हमारा घर, समाज, स्कूल सब बहुत अच्छे हैं, जहां ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर को समझ आ गया कि कुछ ना कुछ प्रीति छिपा रही है। उन्होंने सोचा, इतनी छोटी बच्ची अपने आप गर्भवती नहीं हो सकती, जरूर कुछ गलत हुआ है और यह मां खुद भी कहीं ना कहीं दोषी है। उसकी आंखों की झुकावट और कांपती आवाज यह साफ कह रही थी। यह डॉ सीमा ने गंभीर स्वर में कहा, आपको अपनी बेटी का अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। इससे यह पता चलेगा कि गर्भ कितने महीने का है और हम सही इलाज की दिशा में बढ़ सकेंगे। साक्षी की मां थोड़ी देर चुप रही, फिर आखिरकार राजी हो गई। जब मैं साक्षी को अल्ट्रासाउंड कक्ष की ओर लेकर जाने लगी तो साक्षी की मां हड़बड़ाकर बोली, डॉक्टर साहिबा, मैं भी साथ चलूंगी। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे वह डर रही हो कि कहीं बच्ची अकेले में मुझसे कुछ ऐसा ना कह दे जो वह दुनिया से छुपाना चाहती है। मुझे यह व्यवहार थोड़ा असामान्य जरूर लगा,
लेकिन निजी क्लिनिकों में ऐसे संकोच आम होते हैं। सरकारी अस्पतालों में लोग डॉक्टर की बात मान लेते हैं, लेकिन निजी जगहों पर अक्सर मरीज अपनी शर्तें थोपने लगते हैं। इसीलिए मैंने बहस नहीं की और उसे साथ आने दिया। अंदर आने के बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया तो साक्षी की मां स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठी रही। वह लगातार बेचैन होती जा रही थी, मानो स्क्रीन से कोई चमत्कारी उत्तर मिलने वाला हो। कुछ ही मिनटों बाद उसने धीरे से पूछा, डॉक्टर साहिबा कोई उम्मीद है? मतलब क्या? मेरी बेटी की इज्जत बच सकती है? मैंने उसकी आंखों में देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, देखिए, बार बार इज्जत और बेइज्जती की बातें मत कीजिए। आपकी बेटी एक मासूम बच्ची है, उसने कोई अपराध नहीं किया। वह तो खुद नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ है, फिर आप उसे दोष क्यों दे रही हैं? बच्चों को ऐसे मामलों की समझ ही नहीं होती। आपको यह समझना होगा कि गलती ना तो इसकी है और ना ही इसके शरीर की जिम्मेदार। तो वह हैं जो इसके आसपास हैं, वह लोग, वह माहौल जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर रही हैं। मैंने थोड़ा ठहर कर नरम स्वर में कहा, अब वक्त है सतर्क होने का। ध्यान दीजिए कि आपकी बच्ची किसके संपर्क में रहती है, कहां जाती है, किससे मिलती है, और सबसे जरूरी, अब उसे अकेला मत छोड़िए। फिर मैंने कहा, जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ जाएगी तब सारी सच्चाई सामने होगी। दोस्तों, डॉ कविता शर्मा अनुभव से समझ चुकी थी कि मामला क्या है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट उनके लिए कोई रहस्य नहीं थी, क्योंकि उनके वर्षों के मेडिकल अनुभव ने पहले ही सच बयां कर दिया था। लेकिन अब असली चुनौती थी साक्षी की मां को यह कड़वा सच समझाना। वह जानती थी कि अगर उन्होंने सीधी बात कह दी तो कहीं ऐसा ना हो कि वह औरत गुस्से में आकर बच्ची के साथ कुछ बुरा कर बैठे, उसे डांटे पीटे या फिर उसे कहीं ले जाकर मार दे। इसलिए उन्होंने नरमी से बात शुरू की। साक्षी की मां, आपकी बच्ची बहुत नाजुक स्थिति में है। उसका शरीर कमजोर है और मानसिक रूप से भी वह बहुत कुछ सह रही है। ऐसे में उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसका साथ दीजिए, उसका ख्याल रखिए। आप उसकी मां हैं, उसकी सबसे बड़ी सहारा, उसकी सबसे सुरक्षित जगह। दुश्मन बनकर नहीं, मां बनकर उसके साथ रहिए। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, साक्षी गर्भवती है और गर्भ को 7 या 8 महीने हो चुके हैं। अब अगर कोई दवा दी गई तो वह ना सिर्फ बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि आपकी बेटी की जान के लिए भी खतरनाक हो सकती है। डॉ कविता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस स्थिति में सबसे सही यही होगा कि आप इसे घर ले जाएं, इसकी पूरी देखभाल करें और जन्म तक इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। कोई गैर कानूनी तरीका अपनाना अब सुरक्षित नहीं है, ना आपके लिए ना बच्ची के लिए। यह सुनते ही साक्षी की मां फूट पड़ी। वह रोते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा, जो आप कह रही हैं वह हमारे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर मैं इस बच्ची को घर ले गई तो वह जन्म लेने से पहले ही जिंदा दफना दी जाएगी। उसकी आवाज में दर्द और डर दोनों था। अगर मैं आपकी जगह होती, क्या मैं इसे अपनी बेटी मान सकती? हर कोई मुझ पर सवाल करेगा। उसकी परवरिश पर, उसके चाल चलन पर औरत होना ही सबसे बड़ी गलती बन जाता है, जब अपने ही बच्चे के लिए जवाब देना पड़े। साक्षी की मां का चेहरा लज्जा और पीड़ा से भर गया था। उसने डॉक्टर कविता की ओर देखा और कहा, कृपया कोई और रास्ता बताइए। मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती, वरना या तो इसे मर जाना पड़ेगा या मैं खुद खत्म हो जाऊंगी। डॉ कविता को उसकी लाचारी और दर्द ने बहुत अंदर तक छू लिया। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर सधे स्वर में कहा, एक रास्ता है। अगर आप चाहे तो साक्षी मेरे क्लिनिक में रह सकती हैं। जब तक वह बच्चा जन्म नहीं देती, आप उसे यहां छोड़ दें, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। साक्षी की मां की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक दिखाई दी। क्या ऐसा हो सकता है? डॉक्टर साहिबा बताइए, कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर कविता ने सधे हुए लहजे में कहा, मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है। मैं यह सब इंसानियत और एक मां के नाते कर रही हूं। वैसे भी रात के समय मेरा क्लिनिक खाली होता है। मैं खुद इसकी देखभाल करूंगी। बस आप भरोसा रखिए और इसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी कुछ दिन के लिए मुझे सौंप दीजिए। इतना सुनते ही साक्षी की मां की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। वह बोली, ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं इसे यहीं छोड़ जाती हूं। इस प्रकार दोस्तों,
डॉक्टर कविता आगे बताती हैं कि साक्षी की मां के जाने के कुछ देर बाद मैंने साक्षी से धीरे से पूछा, बेटा क्या तुम स्कूल जाती हो? साक्षी ने मासूमियत से हां में सिर हिलाया और धीरे धीरे अपनी दिनचर्या के बारे में बताने लगी। मैंने सोचा शायद स्कूल वैन में या रास्ते में किसी ने इसके साथ कोई गलत हरकत की हो, लेकिन बच्ची के जवाब इतने सरल और साफ थे कि मुझे यकीन हो गया कि उसे इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने पेट पर रखते हुए भोलेपन से पूछा, डॉक्टर साहिबा क्या मेरे भी बच्चे होंगे? क्या मैं भी मां बन जाऊंगी उसकी? यह बात सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हां बेटा, लेकिन अब तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। ज्यादा भाग दौड़ उछल कूद मत करना, आराम करना, अच्छा खाना और दवा समय पर लेना है, भगवान से दुआ भी करना। फिर मैंने उसे प्यार से समझाया, अगर तुम्हें कभी याद आए कि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो, किसी ने कुछ कहा, छुआ या डराया हो, तो मुझे बिल्कुल सच सच बता देना। साक्षी ने पूरी मासूमियत से सिर हिलाया और बोली, नहीं डॉक्टर साहिबा, ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं उसकी बातें सुन रही थी, पर मेरा मन कह रहा था कुछ तो ऐसा है जो यह बच्ची भी नहीं समझ पाई। अगले दिन साक्षी की मां फिर से मेरे क्लिनिक आई। इस बार वह अपने साथ एक थैला लेकर आई थी जिसमें हलवा, ड्राई फ्रूट्स और कुछ पौष्टिक चीजें थीं। वह बोली, डॉक्टर साहिबा ये मेरी बेटी के लिए लाई हूं, मैं बीच बीच में मिलने आती रहूंगी। मैंने वह सब सामान रखवा दिया। साक्षी अपनी मां को देखकर खुश तो हुई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और उलझन भी साफ दिख रही थी। अब वह मेरे क्लिनिक में ही रहने लगी। जैसे जैसे प्रसव की तारीख पास आने लगी, मेरी चिंता बढ़ने लगी। मैं दिन रात यही सोचती कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मामला हाथ से ना निकल जाए। मैंने साक्षी की मां को पहले ही आश्वस्त कर दिया था, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरे संरक्षण में है, मैं उसके भविष्य को खराब नहीं होने दूंगी। अंततः वह दिन आ ही गया जिसका सबसे ज्यादा डर था। साक्षी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। मैंने उसकी पूरी देखभाल की और खुद उसकी डिलीवरी करवाई। और जब बच्चे जन्मे तो मैं अवाक रह गई। 2 सुंदर गोल मटोल जुड़वा बच्चे, स्वस्थ और जीवंत। मैंने अपने पूरे करियर में इतनी कम उम्र की बच्ची को मां बनते पहली बार देखा था। साक्षी की हालत काफी नाजुक थी, इसलिए मैंने उसे क्लिनिक से सीधे अपने घर ले जाना बेहतर समझा। अब वह मासूम बच्ची नहीं रही थी, वह एक ऐसा चेहरा बन चुकी थी जिस पर मजबूरी, दर्द और समय से पहले बड़ा होने की छाप साफ दिखती थी। मेरे मन में कई सवाल थे, इसलिए एक बार फिर मैंने कोशिश की, साक्षी बेटा क्या अब तुम्हें कुछ याद आया? कैसे यह सब हुआ? लेकिन उसने सिर झुका लिया और कहा, नहीं डॉक्टर साहिबा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं समझ गई कि इस बच्ची के मन में अब भी सिर्फ अंधेरा है। वह खुद नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ। मैंने उसे सख्त हिदायत दी, इस बारे में किसी से भी बात मत करना, यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर मैंने उसकी मां को सारी सच्चाई बता दी। मैंने भरोसा दिलाया कि इन बच्चों को मैं किसी अच्छे और निसंतान दंपत्ति को सौंप दूंगी, उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। साक्षी की मां ने राहत की सांस ली और मेरी ओर हजारों रुपए बढ़ाते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा आप मेरी भगवान हैं। इस कठिन घड़ी में आपने जो साथ दिया वह मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर उसने कहा, मैंने अपने पति से कह दिया है कि मैं साक्षी को अपनी बहन के घर छोड़ आई हूं। उसे अब तक कोई शक नहीं है। वैसे भी वह बच्चों की परवाह नहीं करता। अगर उसे सच्चाई पता चल जाती तो क्या कर बैठता, कोई भरोसा नहीं। यह कहकर वह चुपचाप चली गई। दोस्तों, साक्षी के जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद उसकी मां को जैसे राहत मिल गई थी। वह क्लिनिक से जाते वक्त निश्चिंत होकर गई थी, मानो अब उसकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी हो। लेकिन मेरे मन में बेचैनी बनी रही। बार बार उस मासूम बच्ची का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जैसे कोई अनकहा डर छुपा था। कोई बात जो वह कहना चाहती थी, लेकिन किसी अनजाने डर के कारण कह नहीं पाई। एक दिन मेरी क्लिनिक की नर्स सुनीता मेरे पास आई और धीमी आवाज में बोली, डॉक्टर साहिबा, क्या आपको नहीं लगता कि उस बच्ची की मां का व्यवहार कुछ अलग था, बहुत असहज और बचाव करने जैसा?
मैंने बात को वहीं पर टाल दिया। अब क्या सोचे। इन बातों को बीत गया मामला, क्योंकि मैं बेवजह के शक और उलझनों में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन समय बीतता गया। करीब 7-8 महीने गुजर चुके थे। एक दिन अचानक वही बच्ची साक्षी फिर से मेरे क्लिनिक में आई। इस बार भी उसके साथ उसकी मां थी। साक्षी ने इस बार एक बड़ा दुपट्टा ओढ़ रखा था और उसका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर और बोझिल लग रहा था। उसका शरीर भी पहले की तुलना में थोड़ा लंबा और विकसित नजर आ रहा था। मैंने सोचा शायद कोई सामान्य स्वास्थ्य समस्या होगी, शायद कमजोरी या कोई और तकलीफ। लेकिन जैसे ही साक्षी की मां ने कांपते हुए शब्दों में अपनी बात रखी, डॉक्टर साहिबा मेरी बच्ची को फिर से वही लक्षण दिख रहे हैं। मेरे होश उड़ गए। मैंने चौंकते हुए पूछा, कौन से लक्षण, क्या कह रही हैं आप? ये सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह बार बार अपने मुंह पर हाथ रखे जा रही थी, जैसे कोई गुनाह कबूलने से डर रही हो। अब मुझे अंदाजा हो गया था कि फिर से वही त्रासदी दोहराई गई है। मैं हैरान थी, स्तब्ध थी। इतनी छोटी बच्ची इतनी बार ऐसे कैसे? मैंने खुद से पूछा, क्या इस मां को फिर भी कुछ पता नहीं चला? मैंने साक्षी की मां से गंभीरता से पूछा, आपने तो कहा था कि आपकी बच्ची बिल्कुल सुरक्षित माहौल में है, किसी को उसके पास फटकने की भी इजाजत नहीं है, फिर यह सब कैसे हो रहा है? उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह कांपती हुई आवाज में बोली, डॉक्टर साहिबा, मैं खुद हैरान हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मैंने उसकी हालत देखी तब से मेरी टांगें कांप रही हैं। मेरी तो रूह सूख गई है। मैं तो बस यही चाहती हूं कि आप इसका टेस्ट कर लीजिए। मेरी शंका अगर झूठ ही निकले तो मैं राहत की सांस लूंगी, लेकिन अगर यह सच हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, मेरी जिंदगी उजड़ जाएगी। मैंने उसे शांत रहने को कहा और भरोसा दिलाया, पहले जांच कर लेने दीजिए, जब तक रिपोर्ट ना आ जाए हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल डूब रहा था। मैंने साक्षी को फिर से अल्ट्रासाउंड कक्ष में ले जाकर स्क्रीन पर देखा, और जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वही सच्चाई, फिर वही स्थिति, वही मासूम चेहरा, वही बोझ। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर साक्षी की मां की ओर मुड़कर सच्चाई बता दी। जब मैंने उसे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई और सच्चाई बताई तो वह मेरे हाथ जोड़कर फपक फपक कर रोने लगी। डॉ कविता शर्मा, ऐसा मत कहिए, कह दीजिए कि यह झूठ है, कोई गलती है रिपोर्ट में। वह गिड़गिड़ाते हुए कहती रही, मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, शायद आप मुझ पर ही शक कर रही हैं, लेकिन मैं सच कहती हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैंने उसे शांत करते हुए धीरे से कहा, साक्षी की मां, घबराइए मत, इस बार दवाइयों और सही देखभाल से हम स्थिति को संभाल सकते हैं, पिछली बार जैसी परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं रुकी, फिर गंभीरता से कहा, बार बार ऐसा होना आपकी बेटी की सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। उसकी उम्र बहुत छोटी है, शरीर कमजोर है और मानसिक तनाव भी बहुत है। हर बार यह सब उसकी सेहत पर एक नया बोझ छोड़ जाता है। मैंने आंखों में आंखें डालकर साक्षी की मां से कहा, अब उसे अपनी निगरानी से दूर मत जाने दीजिए। कोई भी चूक, कोई भी लापरवाही फिर एक नया संकट ला सकती है। साक्षी की मां ने कांपती आवाज में वादा किया, मैं अब बहुत ध्यान रखूंगी डॉ कविता शर्मा, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, मेरी बच्ची के साथ यह सब कर कौन रहा है? कौन है जो बार बार उसकी मासूमियत को छीन रहा है? इतना कहकर वह क्लिनिक में ही जमीन पर बैठ गई और रोने लगी, जैसे उसके अंदर जमा हुआ दर्द अब बह निकला हो। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, साक्षी की मां, सच कहूं तो यह बात मैं भी नहीं समझ पा रही हूं। मैंने कई बार साक्षी से अकेले में अलग अलग ढंग से बात की, समझाया, दुलारा, यहां तक कि उसके सामने कुछ नाम भी लिए, लेकिन उसने हर बार साफ इनकार किया। वह यही कहती रही, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने गलत तरीके से नहीं देखा, ना ही छुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। सब कुछ इतना रहस्यमय था, जैसे कोई परछाई साक्षी की जिंदगी पर मंडरा रही हो। मैंने सोचा था कि शायद पिछली बार आखिरी बार होगा, पर मेरी उम्मीदें एक बार फिर चूर हो गईं। कुछ ही महीने बीते थे कि साक्षी फिर से मेरे क्लिनिक में लाई गई।
जैसे ही मैंने मां बेटी की जोड़ी को देखा, इस बार मेरे अंदर गुस्सा उठ खड़ा हुआ। अब यह कोई साधारण चिकित्सा मामला नहीं रहा था। यह किसी गहरी साजिश, किसी छुपी हुई सच्चाई की बात देने लगा था। मैंने खुद से कहा, यह मुमकिन नहीं है कि एक बच्ची 3-3 बार ऐसी स्थिति में आ जाए और ना उसे पता हो, ना उसकी मां को। इस बार मैंने बिना अल्ट्रासाउंड कराए ही दवाइयां लिख दी, क्योंकि अब मुझे रिपोर्ट की जरूरत नहीं रह गई थी। सच तो सामने था। साक्षी की मां की हालत बेहद खराब थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, हाथ कांप रहे थे। वह बोली, डॉक्टर कविता शर्मा, बताइए मैं कहां जाऊं? अगर फिर से मेरी बच्ची के साथ कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं? अब मैंने भी सख्ती से जवाब दिया, मैडम, आज के जमाने में कोई इतना अनजान नहीं हो सकता जितना आप दिखा रही हैं। आपकी बच्ची के साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई है, और बहुत संभव है कि वह कोई आपके अपने घर में ही हो, या फिर आप कोई सच मुझसे छुपा रही हैं। मैंने ठहर कर और साफ शब्दों में कहा, अगर आप सच में कुछ नहीं जानती तो अब समय आ गया है कि आप अपनी बच्ची की हिफाजत को सबसे पहली जिम्मेदारी माने। उसे कभी अकेला मत छोड़िए, हर वक्त अपनी नजर में रखिए। मुझे नहीं लगता कि अगर आप उसे अपने से दूर नहीं जाने देंगी तो ऐसा कुछ फिर होगा। जब मैंने साक्षी की मां से कहा कि अपनी बच्ची को कभी अकेला ना छोड़ें, हर वक्त उसकी निगरानी करें, तो उसने बेबस स्वर में जवाब दिया, डॉ कविता शर्मा, ऐसा मैं कैसे करूं? मेरी बच्ची सिर्फ स्कूल जाती है और घर लौटती है, मैं उसे कहीं और नहीं भेजती। हमारी बातचीत अभी चल ही रही थी कि तभी क्लिनिक के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर एक और औरत आई, जिसकी आंखों में गहरी परेशानी थी। उसके साथ एक लगभग साक्षी की ही उम्र की दूसरी लड़की थी। चेहरा पीला, चाल कमजोर और माथे पर पसीना वह महिला मेरे सामने आई और बोली, डॉ कविता शर्मा, मुझे आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने उसके चेहरे की घबराहट भांप ली और समझ गई कि वह पहली महिला साक्षी की मां के सामने कुछ नहीं कहना चाहती। मैंने साक्षी की मां को विनम्रता से बाहर भेज दिया और फिर दूसरी महिला के पास जाकर बैठ गई। उसकी बेटी बहुत ही बुरी हालत में थी, दर्द से तड़प रही थी। उसकी मां अनिता ने कांपती हुई आवाज में कहा, डॉ कविता शर्मा, मेरी बच्ची के पेट में बहुत अजीब तरह का दर्द है। उसे ऐसी तकलीफें हो रही हैं जो आमतौर पर सिर्फ शादीशुदा औरतों को होती हैं। मैंने लड़की की हालत देखी और बिना देरी किए अल्ट्रासाउंड कराने भेजा। जब रिपोर्ट सामने आई तो मेरी सांसें थम गईं। यह बच्ची भी गर्भवती थी। अब मेरे अंदर की डॉक्टर और मां दोनों एक साथ कांप उठी थी। मैंने अनिता को वह सच्चाई बता दी, आपकी बेटी गर्भवती है। यह सुनकर वह महिला जमीन पर बैठ गई और सिर पकड़कर रोने लगी। कैसे हो सकता है? यह सब, मेरी बच्ची तो सिर्फ स्कूल जाती है, मैं कैसे मान लूं यह सब? मैंने उसे कुछ देर चुपचाप रोने दिया, फिर धीरे से सच्चाई बताई। आपको गलतफहमी नहीं हुई है, कुछ ना कुछ तो हुआ है आपकी बच्ची के साथ, और नतीजा अब आपके सामने है। मैं आपकी बच्ची पर कोई आरोप नहीं लगा रही, लेकिन जब इतनी गंभीर सच्चाई सामने हो तो आंखें बंद नहीं रखी जा सकती। आपको अपने बच्चों पर नजर रखनी ही होगी। अनिता की चीखें क्लिनिक की दीवारों में गूंजने लगीं। मेरी बच्ची स्कूल जाती है और फिर घर आकर खेलती है, इसके अलावा वह कहीं नहीं जाती। मैंने आगे सवाल किए और धीरे धीरे बातें खुलने लगीं। फिर एक कड़ी ने सब जोड़ दिया। साक्षी और यह दूसरी बच्ची दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थी, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानती थी। अब मेरे मन में गहरा संदेह जाग गया। मैंने खुद से कहा, अब मुझे खुद जाकर देखना होगा कि मामला क्या है। कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। मैंने उन दोनों माओं से कहा, मैं डॉक्टर हूं और मुझे अनुभव है चीजों को समझने का। शायद आप जैसी आम माओं को इस खतरे का अंदाजा भी ना हो। मुझे एक दिन इन बच्चों के साथ रहने दीजिए, शायद कुछ सामने आ जाए। अगले दिन मेरी छुट्टी थी। मैंने तय किया कि मैं स्कूल जाऊंगी, खुद जाकर देखूंगी कि इन मासूमों के आसपास कौन सी साया है जो बार बार उनकी जिंदगी में अंधेरा कर रहा है। मैं स्कूल पहुंची और बहुत ध्यान से हर चीज का निरीक्षण करना शुरू किया। बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखी, शिक्षकों से बात की, माली और गार्ड से मुलाकात की। हर कोई सामान्य और सज्जन लगा। मैं सोच रही थी कि शायद मेरा शक गलत हो,
कि तभी अचानक खबर आई जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कई बच्चियों के दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जैसे जैसे सच सामने आने लगा, सारी कड़ियां आपस में जुड़ती चली गईं। जांच पड़ताल तेज हुई और पुलिस ने जिस बात का खुलासा किया वह सुनकर पूरा इलाका सन्न रह गया। इस भयावह घटनाक्रम की जड़ स्कूल का स्विमिंग पूल निकला। बचपन की मासूम हंसी के बीच एक ऐसा झड़ पल रहा था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। स्विमिंग पूल में काम करने वाला एक सफाई कर्मी रमेश, जो कभी कभी खुद भी उसी पूल में नहाने चला जाता था, वह गंदगी और अशोभनीय हरकतों से पूल के पानी को संक्रमित कर रहा था। वह अक्सर पूल के कोने में जाकर कुछ ऐसा करता जो ना सिर्फ अश्लील था बल्कि घातक भी। गिरी हुई हरकत का परिणाम मासूम बच्चियों को भुगतना पड़ा। उन्होंने ना कुछ समझा ना जाना और ना ही कोई आवाज उठाई। धीरे धीरे उसी पानी में नहाने वाली बच्चियां संक्रमण की चपेट में आने लगीं। यह कोई आम संक्रमण नहीं था बल्कि ऐसा जैविक प्रभाव था जो उनकी छोटी उम्र में गर्भधारण का कारण बना। डॉ निधि जब यह सच्चाई सुन रही थी तो उनका दिल बैठता जा रहा था। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? लेकिन यह मेडिकल जांच और पुलिस रिपोर्ट से प्रमाणित हो चुका था। एक व्यक्ति की घिनौनी लापरवाही ने कई मासूमियों को अंधेरे में धकेल दिया था। जो बच्चियां अभी खिलौनों से खेलनी चाहिए थीं, जो हंसी खुशी से अपने भविष्य की कल्पना कर रही थीं, उन्हें अचानक एक ऐसे बोझ के नीचे जीना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह जानकर पूरा मोहल्ला स्तब्ध रह गया। स्कूल प्रशासन पर सवाल उठने लगे। माता पिता को झटका लगा कि जिन जगहों को वे सबसे सुरक्षित समझते थे वहीं उनके बच्चों की मासूमियत लुट रही थी। बिना किसी शोर के चुपचाप डॉ निधि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक छोटी सी लापरवाही कितने बड़े तूफान को जन्म दे सकती है। यह इस घटना ने साबित कर दिया। यह सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं था, यह एक सामाजिक चेतावनी थी। हम अक्सर घर के बाहर की दुनिया को खतरनाक मानते हैं, लेकिन कई बार खतरा हमारे आसपास ही चुपचाप आकार ले रहा होता है। बिना किसी आवाज, बिना किसी शक के इस सच्ची कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चों की सुरक्षा किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, यह पूरे समाज की जवाबदेही है। माता पिता को चाहिए कि वे सिर्फ बच्चों की पढ़ाई या खेल में ही नहीं, उनके व्यवहार बदलाव और चुप्पियों में भी ध्यान दें। स्कूल और सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई, निगरानी और नैतिकता सुनिश्चित करना सिर्फ नियम का हिस्सा नहीं, बच्चों के भविष्य का आधार है। किसी समाज की असली तस्वीर उसके बच्चों के चेहरे पर दिखती है। अगर वह मुस्कुरा रहे हैं तो समाज सुरक्षित है। अगर उनकी आंखों में डर है तो यह हमारी हार है। हमारी आज की कहानी सिर्फ एक बच्ची की त्रासदी नहीं थी, बल्कि यह हर मां बाप, हर शिक्षक, हर नागरिक के लिए एक चेतावनी थी। आचार्य चाणक्य नीति में कहते हैं, रक्षणम बालकनाम कर्तव्यम सर्वजनस्य। बच्चों की रक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा पुण्य सिर्फ दान देना नहीं है, बल्कि किसी मासूम को अंधेरे से बचा लेना है। किसी बच्चे को वह जीवन देना है जो वह जीने के योग्य है। आज की यह सच्ची घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपने बच्चों की हिफाजत सच में कर रहे हैं या केवल मानकर चल रहे हैं? क्या हम उनके डर, उनके संकेत, उनकी चुप्पियों को पढ़ पा रहे हैं? और सबसे जरूरी क्या, हमने अपने समाज को इतना जिम्मेदार बनाया है कि मासूमियत सुरक्षित रह सके। न्याय, सुरक्षा और करुणा, यही किसी समाज के 3 मजबूत स्तंभ होते हैं। अगर हम इसमें से किसी एक को भी नजरअंदाज करते हैं तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। जैसा आपने इस कहानी में देखा, अगर आपको यह कहानी जरा भी सोचने पर मजबूर करती है तो कृपया इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक क्लिक किसी और सानवी को बचा ले। बचपन की रक्षा मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। तो दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुद्दे से जागरूक हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगली फिल्म दायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको ही का बहुत बहुत धन्यवाद।